हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग अब मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा बी फार्मा 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री, और इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। तो आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये हिस्टामिनिक क्या चीज है ना। तो हिस्टामिनिक वर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्ड हिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। जैसे कि आपको मैसेज भेजना होता है तो आप व्हाट्सएप ऐसे मैसेजर का यूज करते हैं, उसी प्रकार से बॉडी का एक केमिकल मैसेंजर है हिस्टामिन, जो कि एक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और इसके साथ साथ में यहाँ पर काफी सारे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एक्शंस का डाटा भी ट्रांसफर होता है। इसको अगर हम केमिकली देखें तो इसका नाम होता है 2-इमिडाज़ोल 4-YL इथाइल अमीन। और इसको सबसे पहले 1911 में सर बार्गर एंड डेल ने ऑब्टेन किया था। तो हिस्टामिन जो है इसकी सिंथेसिस होती है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से, जो कि एल हिस्टिडीन से ऑब्टेन होता है। डीकार्बोक्सिलेज जो है वो एंजाइम है ना। तो हिस्टामिन जो है ये हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सारे टिश्यूज में अपना इफेक्ट शो करता है। सारे ऑर्गन्स और सारे टिश्यूज मतलब जैसे कि आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसल हो गया, इसके बाद गैस्ट्रिक म्यूकोसल, पेराइटल सेल्स, मास सेल्स, बेसोफिल्स एंड सीएनएस, है ना। मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कवर करता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो उसका स्टोरेज मेनली कहाँ होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये रिलीज कब होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता है। कब होगा रिएक्शन? जब कोई डिफरेंट टाइप का स्टिमुलस इसको इनिशिएट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा वो कंडीशन में। अभी जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में है तो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हिस्टामिन अवेलेबल है। अब हमारी बॉडी में बाहरी कोई स्टिमुलस एक्ट करा, और हमारी बॉडी में जब बाहरी स्टिमुलस एक्ट करने की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बना, वो कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन था वो सीक्रेट आउट हो जाएगा। अब बात आती है कि ये स्टिमुलस कौन हो सकते हैं? जैसे किसी प्रकार का कोई वेनम यानी जहर, कोई टॉक्सिन हो गया, कोई सा प्रोटियोलाइटिक नेचर का एंजाइम हो गया, डिटर्जेंट टाइप कोई चीज हो गई, some variety of food materials and some specific chemicals। ऐसी कोई भी चीज हिस्टामिन के रिलीज के लिए एक स्टिमुलस का काम कर सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे भी असर होता है, प्रोलिफेरेशन पे, सेल डिफरेंशिएशन, होम्योस्टैटिस और इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग, ये सारे फैक्टर्स में भी हमारा हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है। हिस्टामिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है किसको? हमारे लंग्स और जीआईटी के स्मूथ मसल को। कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स एंड जीआईटी। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेसोडाइलेशन, लो ऑफ बीपी एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। लोअरिंग इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग हार्ट रेट। इसके लिए सिम्टम्स क्या हैं? अब ये तो सब बॉडी के अंदर चल रहा है ना, आपको बाहर से क्या देखने मिलेगा? तो आपको बाहर से जो सिम्टम्स देखने मिलेंगे उसमें एक होता है इचिंग, स्नीजिंग, वाटरी आईज एंड रनिंग नोज। इचिंग जैसे कि खुजली होना, देन स्नीजिंग छींकाना, आंखों से पानी गिरना, नाक बहना, ऐसी सारी कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो आप देख सकते हैं अपनी बॉडी में, और उससे ये एक आपको एस्टिमेशन मिल जाता है कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। दैट मीन्स आप किसी ऐसे एक्सटर्नल स्टिमुलस के कांटेक्ट में आए हैं जिसने आपके बॉडी के इनएक्टिव हिस्टामिन को एक्टिवेट कर दिया है ना। अब देखिए हिस्टामिन जो है वो केमिकली एक
अकाइरल मॉलिक्यूल होता है और इसका ट्रांस और गाउस दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हिस्टामिन की जो सिंथेसिस है दैट इज डन बाय गोल्गी apparatus और इसके लिए प्रिंसिपल स्टोरेज साइट होती है मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। मास्ट सेल और बेसोफिल्स में ये सबसे ज्यादा प्रिंसिपली स्टोर रहता है, मतलब सारा का सारा मेन स्टोरेज हाउस इसके लिए मास्ट सेल और बेसोफिल्स है ना। और हिस्टामिन की अगर हम बायोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मेथड होता है, एकदम सिंपल अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है हिस्टीडीन। इस हिस्टीडीन नाम के अमीनो एसिड का सिंपल से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और हमको हिस्टामिन मिलता है। आई होप आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का अब मीनिंग समझते होंगे। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एक ऐसा कोई भी रिएक्शन होता है जिसमें आप अपने कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करवाते हैं, एक्सपेल आउट करवाते हैं। और बायोसिंथेसिस मतलब वो सिंथेसिस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर हो, एज इन बॉडी के अंदर हो, है ना। ये भी हम लोग 4th सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो ये हिस्टाडीन नाम के अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप पर्टिकुलरली फोकस करेंगे तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखेगा जिसके पास COO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना। यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा दैट इज नोन एज हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराने पर हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए ये वाला CH2 एज इट इज है, दूसरा ये कार्बन इसके साथ ये H है ना। अब यहाँ से COO चला गया तो ये वाला H खाली बच गया, एक H 2 H CH2 है ना। और ये नीचे वाला NH2, ये रहा नीचे NH2। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो ये नया स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको हम लोग अभी ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ हिस्टामिन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स बायोसिंथेसिस। अब देखिए अगर हम मास्ट सेल्स की बात करें तो वहां पर pH 5.5 होगा जहां हमारा हिस्टामिन स्टोर्ड रहेगा, भरा हुआ रहेगा, है ना। जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा ये रिलीज आउट हो जाएगा। और इसके साथ में ये जो कंपाउंड है हमारा हिस्टामिन नाम का, ये एक नई चीज भी जनरेट करता है विच इज नोन एज हिपेरिन, है ना। इसके अंदर एसिडिक ग्रुप, जैसे अगर मान लो आप COOH है ना, COOH को आप जानते हैं किस प्रकार से ब्रेक किया जाता है, इस प्रकार से ऐसा। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पोर्शन है COO-, ये जो है ये एक एसिडिक ग्रुप होता ही है, H+ आयन के रिलीज हो गया, H+ आयन अलग हुआ, एसिडिक ग्रुप अलग हो गया। अब बच गया आपके पास COO-। ये COO- जो है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम हिपेरिन कहते हैं। अब ये हिस्टामिन के 3 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2 और H3, और ये तीनों वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात इस पे कि एंटी हिस्टामिनिक है ना, तो हम हिस्टामिन समझे। अब बात ये है ऐसे ड्रग्स जो कि हिस्टामिन के रिएक्शन को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, दे आर नोन एज एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो किस प्रकार से प्रिवेंट करेंगे, या तो प्रोडक्शन रोक दे या रिलीज रोक दे। और ये कब संभव है, जब मास्ट सेल का सेंसिटिव रिएक्शन इनहिबिट होगा। मास्ट सेल में हिस्टामिन भरा है, अब सपोज एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, पॉलन ग्रेन है ना, और स्नीजिंग होनी है। अब हम क्या करें, हम कोई ऐसा ड्रग दे दें जो मास्ट सेल की सेंसिटिविटी को कम कर दे टुवर्ड्स पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन। वो कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो स्नीजिंग का रिस्पॉन्स है वो इनहिबिट हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा, बेसोफिल्स जो दूसरा प्राइमरी साइट ऑफ स्टोरेज है, ये बेसोफिल्स जो है उसका भी रेस्पॉन्स इनहिबिट हो जाए किसी पर्टिकुलर
एंटीजन के प्रति, है ना। कोई पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी पे अटैक कर रहा है और उससे जो है वो इचिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा ड्रग दे देंगे जो इस बेसोफिल को उस एंटीजन के प्रति इनहिबिट कर दे। अब बेसोफिल्स को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई एजेंट आ रहा है। तो इस प्रकार के ड्रग्स जो हैं दे आर नोन एज एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है ये कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देते हैं H1 रिसेप्टर को, एंटागोनाइज कर देते हैं अपने एक्शन को कहाँ पर, हिस्टामिन के एक्शन को कहाँ पर, स्मूथ मसल, जीआईटी के, यूट्रस के, ब्लड वेसल्स के। और H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हैं इन्हीं को ही हम वेरियस एलर्जिक डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम मास्ट सेल के सरफेस की बात करें तो वहां पर इंटरेक्शन हो जाता है एंटीजन का IgE नाम की एंटीबॉडी से, और इस इंटरेक्शन की वजह से रिलीज हो जाता है हिस्टामिन। तो हमारा टारगेट क्या होता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के लिए कि इस मास्ट सेल के सरफेस पर हम इस एंटीजन एंटीबॉडी के जुड़ाव को रोक सके, है ना। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है कि हिस्टामिन के रिलीज के बाद ये बाइंड होता है हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर से और रेस्पॉन्स देता है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को। एंटीहिस्टामिनिक रिसेप्टर जो होता है वो आपका जी प्रोटीन कपल टाइप रिसेप्टर होता है, जिस प्रकार का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वैसा होता है, और यही रिसेप्टर जो है वो हमारा यूज होता है। यहाँ पर H1 रिसेप्टर जो है वो कपल होता है फॉस्फोलाइपेज C से, और यहाँ पर हम इसके बाद आगे इससे प्रोड्यूस होता है आइनोसिटोल फॉस्फेट और डाई एसाइल ग्लिसरॉल। जैसे आपने H1 एंटागोनिस्ट ड्रग दिया तो H1 एंटागोनिस्ट जो है वो जुड़ जाएगा H1 रिसेप्टर से और डिक्रीज करेगा, कम करेगा फॉस्फोलाइपेज के प्रोडक्शन को। जब फॉस्फोलाइपेज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो हिस्टामिन का रेस्पॉन्स है वो भी स्टॉप हो जाएगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम H2 रिसेप्टर्स की बात करें तो जो H2 रिसेप्टर हैं ये साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे GIT के रिस्पॉन्सेस देता है। अब आपके पास ड्रग है H2 एंटागोनिस्ट। ये H2 एंटागोनिस्ट जो है ये रिवर्सिबली ब्लॉकर है ना, पहले वाला कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर था H1 वाला, H2 वाला जो है वो रिवर्सिबली ब्लॉकर है। तो जब आप इसमें रिवर्सिबली ब्लॉकर ड्रग देते हैं तो CAMP का फॉर्मेशन ये कम करता है। किस प्रकार से कम करता है, H2 रिसेप्टर से जुड़ जाता है, H2 रिसेप्टर से जुड़ा, CAMP का फॉर्मेशन कम किया, CAMP का फॉर्मेशन कम हुआ तो हमारा प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हुआ, और प्रोटॉन पंप के एक्टिवेट होने से बॉडी का जो गैस्ट्रिक एसिड का प्रिपरेशन है वो रिड्यूस हुआ, गैस्ट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कम हुआ तो GIT रिलेटेड हिस्टामिन रिस्पॉन्सेस प्रिवेंट हो गए। इसी प्रकार से अगर हम H3 की बात करें तो इसका काम होता है कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स को कम करना, कैल्शियम आयन के अंदर जाने की प्रक्रिया को डिक्रीज करना, और यहाँ पर जो CNS रिलेटेड हिस्टामिन है वो इनहिबिट हो जाता है। ये GIT के अंदर गैस्ट्रीन को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ में ये हिस्टामिन का रेगुलेशन भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली अभी तक 4 टाइप के हिस्टामिन रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं, H1, H2, H3, H4, और ये सभी के सभी जो हैं ये मेजर क्लासिफिकेशन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर आता है। देखिए इनका लोकेशन क्या क्या है और काम क्या क्या है। तो जो हमारा H1 रिसेप्टर होता है वो CNS न्यूरॉन्स में होता है, स्मूथ मसल होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, GIT के, यूट्रीन टिश्यू के, बीटा सेल्स, T सेल्स, इस्नोफिल्स में, है ना। इनका फंक्शन है पेन, वेसोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, है ना। इसके बाद और एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, स्लीप साइकिल, ये सब।
नेक्स्ट है हमारा H2, जो भी CNS में होता है, पैराइटल सेल्स, मास्ट सेल्स और सेल्स ऑफ यूट्रस एक्सेट्रा। इसका रिलेशन है गैस्ट्रिक एसिड से, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स ऑफ GIT में होता है ना। इसके बाद इम्यूनिटी, ब्रोंकोडाइलेशन, ये सब। नेक्स्ट है H3। H3 जो है वो पर्टिकुलरली CNS में होता है, लेकिन CNS में कहा, स्ट्रेटियम कॉर्टेक्स, है ना। और इसका काम है हिस्टामिन को रेगुलेट करना, डोपामिन का सिक्रीशन, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है हमारा H4। H4 के लिए लोकेशन है बेसोफिल्स, बोन मैरो, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, कोलोन, ये सब। और इसका काम है इम्यून फंक्शंस को मॉड्यूलेट करना, रेगुलेट करना। ये था स्टूडेंट्स हिस्टामिन और उनके रिसेप्टर्स की इंफॉर्मेशन। आइए हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन एक बहुत ब्रॉडर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इसको हम लोग बेसिकली रिसेप्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है, देन H2 रिसेप्टर, देन H3 रिसेप्टर। एक इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन इसमें होता है, दैट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। एज इन हमने इनिशियली एक ऐसा ड्रग दिया जो सीधे मास्ट सेल को स्टेबल करेगा, मास्ट सेल स्टेबल रहेगी, फर्दर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, IgE नाम का एंटीबॉडी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और आपको एलर्जिक रेस्पॉन्स देखने नहीं मिलेगा, दैट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर, है ना। तो यहाँ पर ड्रग होता है नेडोक्रोमिल सोडियम। अब बारी आ गई हमारी इंडिविजुअल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में देखिए पहला होता है जिनके क्लासिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे दूसरा जिनमें कोई क्लासिकल स्ट्रक्चर नहीं है, और तीसरे जो नॉन सेडेटिव हो, जिनमें सेडेशन इफेक्ट ना हो। नॉन सेडेटिव H1 के अंदर पहला आता है पिपराजीन डेरिवेटिव, जैसे सिट्रीजीन। और नेक्स्ट है पायरिडीन डेरिवेटिव्स। पायरिडीन डेरिवेटिव्स में लोराटिडीन एक एग्जांपल है। अब हम लोग आ गए नॉन क्लासिकल में, जैसे एस्टिमाजोल। फिर क्लासिकल स्ट्रक्चर में अगर हम चलें तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव, ऐसे डेरिवेटिव जो इथाइलिन डाइअमीन रिंग कैरी करते हो, जैसे पायरिलामीन। नेक्स्ट है अमीनो अल्काइल ईथर, जैसे डाइफेन हाइड्रामीन। देन साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग, तो मैक्लीजीन। फिर है फिनोथायाजीन। फिर है आपका डाइबेंजोहेप्टीन। और इसके बाद न्यू ड्रग्स जो अभी अंडर प्रोसेसिंग है, एंड मिसलेनियस एजेंट। मिसलेनियस एजेंट्स जो हैं दे आर जस्ट H1 एंटागोनिस्ट, है ना, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टिल अंडर प्रोसेसिंग है, जैसे एंटाजोलिन। न्यूअर एजेंट में कीटोनिफेन, है ना। फिर फिनोथायाजीन में ट्राइपेराजीन, और डाइसबेंजोसाइक्लो, है ना, एजाटीडीन। फिर अगर आप साइक्लिक बेसिक चेन की बात करें, मैक्लाजीन। अमीनो में डाइफेनहाइड्रामीन, और इथाइलिन में पैरलामीन। अब देखिए इसमें एक और टाइप होता है विच इज मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग। ये फिर से डिवाइड होता है सैचुरेटेड एनालॉग्स एंड अनसैचुरेटेड एनालॉग में। सैचुरेटेड एनालॉग इज फाइनरामीन एंड अनसैचुरेटेड इज प्रोब्यूटामीन। फिर आ गए हम लोग H2 एंटागोनिस्ट में। इसके देखिए H2 रिसेप्टर का मेजर GIT के स्मूथ मसल्स में, तो गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर यानी गैस्ट्रिक एसिड को इनिबिट करेगा, जैसे फेमोटिडीन। और दूसरा है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, यानी प्रोटॉन पंप को रोकेगा, दैट इज ओमेपैराजोल, पेंटोपैराजोल, ये ड्रग्स हो गए। लास्ट इस क्लासिफिकेशन में है दैट इज H3 रिसेप्टर, है ना, एंटागोनिस्ट। उसके अंदर आता है थायोपेरामाइड। थायो लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ग्रुप हो जाएगा सल्फर। तो ये था स्टूडेंट्स ओवरऑल क्लासिफिकेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का, और बाकी इंट्रोडक्शन एंड अदर डिटेल्स थे अबाउट द हिस्टामिनिक एंड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स।
तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सार ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।